Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is our fourth lecture of General Science for class 8. This lecture is second part of chapter Chemical Reactions. Before we start our today's topic, let's have a recap of the previous lecture. In our previous lecture, we have discussed what are chemical reactions, physical and chemical changes with their examples, factors which are affecting the reaction, and the evidences of the reaction. Today we will see the topics valency, what is octet rule, and electronic configuration. Students, before we talk about the valency or the details about it, first we will see the structure of an atom. एटम का स्ट्रक्चर पहली मर्तबा जॉन डेल्टन ने 1800 में दिया था. ही एक्सप्लोर्ड दैट एटम इज़ अ टाइनी और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी ऑर्डिनरी मैटर and its constituents are electron, proton and neutron. Electrons are the lightest bodies or particles which are always revolving around the nucleus of an atom and they carries negative charge. Similarly, protons are located or concentrated in the nucleus of an atom. They carry positive charge. किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं. इसका मतलब है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेचर में, because when negative and positive charges are equal, it means that there is no charge on body. The third constituent of atom is a neutron and it carries no charge. अगर हम किसी एटम के एटॉमिक नंबर की बात करें, if you want to know the atomic number of any atom, you must know its proton number. If you know the proton number, then obviously you know its electron number. So this is how you get the atomic number. Atomic mass किसी भी एटम का उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करके हासिल होता है, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इन्हीं की वजह से एटम का जो है वो वेट होता है. व्हेन वी ऐड द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वी गेट द एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम. एलिमेंट्स. An element is a pure substance which is made up of only one kind of atoms. फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन के लिए सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं C, नाइट्रोजन के लिए N एंड फॉर ऑक्सीजन O. एलिमेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस. मैटर नेचर के अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. एक प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा मिक्सचर होता है. प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स आती हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड. एलिमेंट्स को क्लासिफाई इस तरह से किया जाता है कि एलिमेंट्स एक ही तरह के एटम से बनते हैं. यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी गई हैं, लाइक कार्बन नेचर में एक मोनो एटॉमिक एलिमेंट है, ये एक एटम से बना है. जबकि अगर आप किसी भी रिएक्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो नेचर में डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. यानी नाइट्रोजन का सिंबल N है, लेकिन अगर आप इसको किसी रिएक्शन के अंदर लिखेंगे तो हमेशा इसे N2 लिखा जाता है. एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का कंपोज हुआ है दो नाइट्रोजन एटम से, लेकिन यू कैन सी एटॉमिसिटी. नाइट्रोजन इज मेड अप ऑफ ऑल्सो ओनली वन काइंड ऑफ एटम. If we are writing the molecule of nitrogen which is N2, it means N twice. Similarly, for oxygen, it is also existing in diatomic form. One oxygen molecule is made up of two atoms of oxygen. यहाँ ये एग्जाम्पल देना इसलिए ज़रूरी थी कि जब आप किसी एलिमेंट की नेचर की बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट मोनो एटॉमिक नेचर में होते हैं. मोनो मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, लाइक द कार्बन, like the sulfur, like the phosphorus, whereas some are existing as diatomic atoms like nitrogen, oxygen, hydrogen, क्लोरीन. इनको जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में इनका फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इन्हें N2, O2,
H2 या Cl2 लिखते हैं, मगर अगर आप उनको एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, तो दे आर ऑल्सो एलिमेंट्स एंड आर मेड अप ऑफ only one kind of atoms. Another form of a pure substance is compound. A compound is a pure substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed ratio by mass. कंपाउंड ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कम से कम दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपाउंड की कॉम्बिनेशन, जो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं। इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आता, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का होता है, सो इट फॉर्म्स अ कंपाउंड वाटर। The next compound is a sodium chloride. It is formed by the combination of 1 atom of sodium combines with the 1 atom of chlorine. The compound formed is sodium chloride. There are many compounds which are formed of more than 2 elements union. But the important thing is compounds के अंदर मौजूद elements का ratio हमेशा constant होता है। कंपाउंड फॉर्मेशन में जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि कभी भी हम कंपाउंड किसी दो सब्सटेंसेस को फिजिकली मिक्स कर नहीं बना सकते। ये यूनियन या एलिमेंट्स का आपस में मिलना ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि दे आर मिक्स्ड इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय अ केमिकल यूनियन। नाउ लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट to chemically unite with the atom of same or different element is known as valency. Combining capacity किसी भी एटम की कि वो किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से या अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ यूनाइट करता है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म करता है। उस केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्म होने का क्या रीज़न होता है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट वे में वैलेंसी की डेफिनेशन ये है कि किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कि वो किसी दूसरे एटम के साथ या अपने ही जैसे किसी दूसरे एटम के साथ किस तरह से शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल मीन्स द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। जब भी हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं, दे आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जबकि इलेक्ट्रॉन्स, उसकी बॉडी इलेक्ट्रॉन्स वो लाइटेस्ट पार्टिकल्स होते हैं विच आर ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स। एलिमेंट्स के जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का जिस आउटर मोस्ट रिंग में या शेल में एग्जिस्ट करेगा, उस लास्ट शेल को उस एटम का वैलेंस शेल कहा जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, electrons present in the valence shell are called the valence electron। वो जो लास्ट आउटरमोस्ट रिंग, आउटरमोस्ट शेल होता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो ये बेरिलियम का स्ट्रक्चर है। बेरिलियम जिसका पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर 4 है। In the nucleus we have the symbol of beryllium Be। फर्स्ट एनर्जी लेवल में इसके स्ट्रक्चर में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि सेकंड एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सेकंड शेल इसके स्ट्रक्चर का लास्ट शेल है, इसका मतलब है कि ये बेरिलियम का वैलेंस शेल है और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है। इसका मतलब है the 2 electrons in the last valence shell are called the valence electron of beryllium। Valency and octet rule। 8 electrons in the valence shell is the most stable arrangement of an atom। octet rule क्या है? octet as the name indicates, octet का मतलब होता है 8। किसी भी एटम के वैलेंस शेल विच इज़ कॉल्ड द आउटर मोस्ट शेल, जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है,
अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। और अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें एग्जिस्ट करने वाला एक ग्रुप है नोबल गैसेस, जो इनर्ट गैसेस होती हैं। ये गैसेस इनर्ट इसलिए होती हैं कि दे टेक लीस्ट पार्ट और रेयरली टेक्स पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इनके स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट होता है, यानी दे फॉलो द ऑक्टेट रूल। इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो इनको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। नाउ इन दिस केस फॉर द नोबल गैसेस वी स्टार्ट विद द हीलियम। हीलियम के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हीलियम के पास तो इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, तो फिर ये ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो करता है। देखें, फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 ही अकोमोडेट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वहाँ अकोमोडेट नहीं होते, जबकि हीलियम के पास ये शेल कम्प्लीटली फिल है, मीन्स इट कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। सो एज पर रूल अगर आपका एनर्जी लेवल कम्प्लीटली फिल है तो वो एलिमेंट एक स्टेबल अरेंजमेंट शो करता है। हीलियम डुप्लेट फॉलो करता है, यानी शोज अ डुप्लेट अरेंजमेंट। डुप्लेट मीन्स डबल 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है और 2 ही इलेक्ट्रॉन हीलियम के स्ट्रक्चर में मौजूद है। इट मीन्स इट ऑल्सो शोज अ स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ एन एटम। सिमिलरली, क्योंकि हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के, मैंने यहाँ पर 3 गैसेस के नाम और उनके स्ट्रक्चर शो किए हैं। ये वो गैसेस हैं जो अमंग दीज 20 एलिमेंट्स स्केल मौजूद हैं। हीलियम का नंबर 2 है। इसी तरह इन 20 अरेंजमेंट में एलिमेंट्स के नंबर 10 पर नियॉन है। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट शेल which is called the K shell is completely filled with the 2 electrons. Second shell has 8 electron, and as I said 8 electrons in the valence shell is the most stable arrangement. नियॉन भी एक स्टेबल अरेंजमेंट शो करता है, यानी उसे भी किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली आर्गन नंबर 18, first shell is completely occupied by the 2 electrons, second shell by the 8 electrons, and third shell also occupied by 8 electrons. It means stable arrangement. ये तीनों elements helium, neon, argon, I am talking about the first 20 elements. They have shown the stable arrangement of electrons, so their valency is 0. It means that they don't need any other element to make a bond, or they are not combining with any other element. ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते, ये अपनी एक स्टेबल पोजीशन रखते हैं। और दूसरे तमाम एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में ये कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैस का अरेंजमेंट हासिल करें, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन तक पहुँचें, ताकि वो एक स्टेबल स्टेट अचीव कर सकें। As we have discussed, all the elements requires to achieve the status of the noble gases, which have 8 electrons in their outermost shell, in their outer electron configuration. Here I am again taking helium, because helium has 2 electrons in the valence shell, so it shows a duplet arrangement. This duplet arrangement also makes helium an inert element. It means that it has no need to bond with any other element. There is no need of lose or gain electron in the structure of helium. That's why helium and other 5 gases, they gives outer electron configuration as a stable arrangement of electron. It includes helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. They all have, excluding helium, the rest of the gases have 8 electrons in their outermost shell, so they all have stable arrangement of electrons. Energy levels, orbits और shells. एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो रिंग्स होती हैं उन्हें शेल्स और एनर्जी लेवल्स कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर एटम का सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड. देयर आर 4 मेजर एनर्जी लेवल्स.
द फर्स्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड के शेल। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। सेकेंड एनर्जी लेवल एल शेल हैज़ द कैपेसिटी फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स to accommodate. Third energy level M shell has capacity for 18 electrons to accommodate, and the last N shell has 32 electrons to accommodate. ये मेजर एनर्जी लेवल्स और इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हमने देखी। अब इनकी मदद से हम 2 मेथड स्टडी करेंगे। वी विल डिस्कस 2 मेथड्स टू कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एटम। First is called as the octet rule. How? By means of the octet rule, K, L, M and N shells are filled with the electron, and then we will see the Aufbau's principle by which major energy levels K, L, M and N along with their sub energy levels are filled with electron, and how do different elements get their electronic configuration by the Aufbau's principle. So we will see both these methods of filling electrons or electronic configuration. Before we apply octet rule for electronic configuration, here we have a table which shows the arrangement of elements according to their number of electrons. We have taken first 20 elements from the periodic table, and here we have their names along with their symbols, and their serial number shows because this arrangement is according to the increasing number of electrons. Hydrogen has the symbol H, helium He, lithium Li, beryllium Be, boron B, carbon C, nitrogen N, oxygen O, fluorine F, neon Ne. One more thing. Among these 10 elements, lithium and beryllium are the metals. Among these 10 elements, lithium and beryllium are the metals. This is also very important to share here. Starting from sodium, 11 till 20 elements name and their symbol. Sodium has symbol Na. And remember one thing, we all know that symbols are the shortest or the abbreviated name for anything. And because here we are discussing the elements, so these symbols shows the element's name. Magnesium Mg, aluminium Al, silicon Si, phosphorus P, sulfur S, chlorine symbol Cl, argon Ar, potassium K and calcium Ca. Now students, in this list, sodium, magnesium, aluminium as well as potassium and calcium. Sodium, magnesium, aluminium, potassium and calcium. These are metals, while the rest of the elements are non-metal. And in this 10 elements scale, argon is a noble gas. Why I have given the detail about or differentiation about the metal and non-metal? In our previous list of 10 elements, we have 2 metals. Because after the valency, we will use the term metals and non-metals for the chemical bonds. So we must have some idea then that among the 20 elements, how many metals we have. So it will be helping us out when we are doing the chemical bonding. अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1, 2 या 3 होगी, तो ऐसी सूरत में वो एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बजाय इसके कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स मांगे, या 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की सूरत में 6 इलेक्ट्रॉन्स मांगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की सूरत में 5 इलेक्ट्रॉन्स मांगे, जो कि बड़े नंबर हैं और ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, वो अपने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। और जब वो लूज़ कर देगा यानी किसी और एलिमेंट को दे देगा, तो उसकी वैलेंसी होगी 1, 2 और 3। और जब वो किसी से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, यानी कि +1 अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, +2 अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और +3 अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट को दे रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और अपने आउटर मोस्ट रिंग को, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल को एम्प्टी कर देगा, और वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा।
इसी तरह किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5, 6 या 7 होगी तो उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में उनकी रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में उनकी रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन। तो बजाय इसके कि वो 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन लूज करें वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले की जो रिक्वायरमेंट है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 वाले की 2 और 7 वाले की 1। तो इस तरह इनकी वैलेंसी होगी 3, 2 और 1। और जब ये किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो इन पर चार्ज आएगा नेगेटिव। सो दे गेट द वैलेंसी -3, -2 एंड -1। के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह है कि उसका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल पार्शियली फिल्ड है, यानी कि ऑक्टेट कंडीशन हासिल करने के लिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। उस एलिमेंट के अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मतलब है कि उसका आउटर मोस्ट शेल पार्शियल फिल्ड है। इस सूरत में ना वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और ना ही किसी एलिमेंट से लेकर गेन करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, शेयर करेगा। और शेयरिंग का मतलब ये है कि वो एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म करेगा जिस बॉन्डिंग से दोनों एलिमेंट्स म्यूचुअल बेनिफिट लेंगे और उसकी वैलेंसी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। और ये कंडीशन पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी के आउटर मोस्ट शेल में हो हमें कार्बन की एग्जाम्पल में नजर आएगी अमंग दीज 20 एलिमेंट सीरीज, और इसके अलावा सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में भी हम इसी तरह की शेयरिंग देखेंगे, यानी अपने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के बजाय वो एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा, उनको भी फायदा पहुंचाएगा और खुद भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और वी विल सी दिस एग्जाम्पल इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट्स को ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली उनकी वैलेंसी मालूम करेंगे और देखेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल क्या है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का नंबर 1 एलिमेंट हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट रिंग में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यही इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल यानी आउटर मोस्ट शेल में है। जब इसकी फिलिंग हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला शेल होता है, एनर्जी लेवल होता है के शेल, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की गुंजाइश होती है। लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में इलेक्ट्रॉन 1 लिखा जाएगा और इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, क्योंकि अगर इसके आप नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो डुप्लेट स्ट्रक्चर हीलियम की है, जिसके शेल में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्टेबल है। हाइड्रोजन हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचने के लिए क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयर करेगा। इसीलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैलेंसी शो करेगा और इसकी वैलेंसी होगी 1 बिकॉज इट रिक्वायर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द शेल और रीच द डुप्लेट स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। Then we have the structure of helium. Helium has 2 electrons in its valence shell, जबकि K शेल में इलेक्ट्रॉन्स रखने की एकोमोडेशन है 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसका मतलब यह है कि हीलियम को किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करने की या कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता है। सो द वैलेंसी ऑफ हीलियम इज 0 और उसे कहीं भी किसी के साथ बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। Third element having 3 electrons is lithium. Lithium का K shell completely fill है, having 2 electrons in it according to the accommodation. Second energy level या second shell के अंदर lithium के पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो हम L shell में कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। L shell में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि according to the octet rule स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। बजाय इसके कि लिथियम किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स मांगे, वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके और अपने फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की हासिल कर सकता है। तो वो क्या करेगा, अपने सेकंड शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, यानी कि वो क्या करेगा, लूज कर देगा।
तो इसका चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1 बिकॉज लिथियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। फोर्थ एलिमेंट हमारे पास बेरिलियम है। बेरिलियम का भी K शेल कंप्लीटली फिल है, लेकिन उसके L शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है कि उसकी रिक्वायरमेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, जो कि एक बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग जो है प्रोसेस होगा। तो बजाय इसके वो 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी एलिमेंट से शेयर ले या गेन करे, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा या डोनेट करेगा। ऐसी सूरत में बेरिलियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी, और क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका चार्ज होगा +2 is the valency for beryllium to reach the octet configuration. Now we have number 5 boron. बोरॉन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो उसका K शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीटली फिल है। इसके बाद उसके 3 इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में जाएंगे। सेकेंड एनर्जी लेवल विच इज L शेल हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। To reach the octet configuration, boron requires 5 more electrons. अब 5 एक बिगर नंबर है, बजाय इसके कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट से डिमांड करे, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। और जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आप देख सकते हैं कि उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह बोरोन की वैलेंसी होगी 3, क्योंकि वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, दे रहा है, तो उसका चार्ज होगा जब वो किसी के साथ बॉन्डिंग करेगा +3. नाउ द वैलेंसी ऑफ बोरोन हैव। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज कार्बन। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के साथ शेयर करेगा और उसकी वैलेंसी +4 दोनों हो सकती है। इट मींस दैट सो द कंडीशन ऑफ कार्बन इज पार्शियली फिल्ड सो इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स rather to lose or gain electrons. Then we have on number 7 नाइट्रोजन। 7 इलेक्ट्रॉन्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह होगी कि K शेल कंप्लीटली फिल्ड विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल जो उसका वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं। ऑक्टेट स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए या ऑक्टेट अरेंजमेंट हासिल करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो बजाय इसके वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो किसी एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा या गेन करेगा, नॉट शेयर, गेन करेगा। और गेन करने की सूरत में इसका मतलब ये है कि वो एक एक्सेप्टर के तौर पर है, तो गेन करने वाले एलिमेंट के ऊपर चार्ज लगता है -, क्योंकि वो डोनेट नहीं कर रहा बल्कि वो एक्सेप्ट करेगा किसी दूसरे एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी, 3 उसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और उस पर उस बॉन्डिंग में चार्ज लगेगा -, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। देन वी हैव नंबर 8 ऑक्सीजन। 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। K शेल कंप्लीटली फिल होगा। L उसका वैलेंस शेल है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। बजाय इसके कि ऑक्सीजन अपने 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट से गेन करेगा। तो इस वजह से ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2 और उसके ऊपर चार्ज आएगा -, बिकॉज वो किसी और से लेकर गेन करेगा। नंबर 9 वी हैव फ्लोरीन। फ्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं। इसका फर्स्ट शेल जो K शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। हम ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं जिसमें हमारा पर्पस है कि हम ये देखें कि एलिमेंट्स किस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं फ्लोरीन। K शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द 2 इलेक्ट्रॉन्स। L शेल उसका वैलेंस शेल हो गया क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 7 हैं, क्योंकि हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो बजाय इसके वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो किसी और एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा,
या गेन करेगा। इस सूरत में फ्लोरीन की वैलेंसी है 1 और उसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस का, क्योंकि जब भी हम गेन कर रहे होते हैं तो हम एलिमेंट पर क्या चार्ज आ जाता है, माइनस। देन वी हैव नियोन, एक नंबर नोबल गैस और नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देख रहे हैं स्टेबल नंबर 10 तक पहुंचकर एल शेल अकॉर्डिंग टू नियोन का रूल एनर्जी लेवल के इज कंप्लीटली फिल्ड। अब आने वाले तमाम एलिमेंट्स 11 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट्स हैं विद द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी लेवल जो है, देयर इज नो नीड ऑफ लूज और गेन शेल, सभी का कंप्लीटली फिल होगा, एल भी कंप्लीट फिल हो जाएगा। और अब हम एम से स्टार्ट करेंगे। सोडियम का नंबर 11 है, K shell is completely filled with the 2 electrons. L shell is also complete with the 8 electrons. इसका valence shell होगा M shell और जिसमें number of electrons कितने हैं, only 1। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 7 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। बजाय इसके कि वो किसी एलिमेंट से 7 इलेक्ट्रॉन्स डिमांड करे, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी डोनेट करेगा। और डोनेट करने वाले, देने वाले को क्या कहते हैं, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर और एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, क्योंकि इसका एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंप्लीटली फिल है। Now come to the magnesium. Number of electrons are 12. First energy level K is complete with the 2 electrons. L shell is also complete with the 8 electrons. जबकि M shell जो उसका valence shell है, उसमें valence electrons की तादाद 2 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो बजाय किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स डिमांड करे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। सो द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2 एंड द चार्ज ऑन मैग्नीशियम इज प्लस बिकॉज इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एल्युमिनियम नंबर 13 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम के 13 है। के शेल यहाँ पर भी कंप्लीटली फिल होगा। एल शेल विद द 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कंप्लीटली फिल्ड। एम शेल एल्युमिनियम का वैलेंस शेल होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 है। इसका मतलब है ऑक्टेट हासिल करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो बजाय इसके किसी से 5 इलेक्ट्रॉन्स डिमांड करे, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा जिसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वैलेंसी होगी एल्युमिनियम की 3 और इसका चार्ज होगा प्लस, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है। और इस 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा, क्योंकि उसका एल शेल कंप्लीट है। देन सिलिकॉन को ज़रा गौर से देखिए, ये आपको कार्बन की याद दिलाएगा। यानी कार्बन के केस में भी उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। सिलिकॉन का फर्स्ट शेल के शेल इज कंप्लीट विद द 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल is also complete with the 8 electrons, but the third energy level M, which is its valence shell, it contains 4 electron. ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन करने के हासिल करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 4 की। तो इसकी वैलेंसी है 4, लेकिन ये भी कार्बन की तरह ना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना गेन करेगा, बल्कि ये किसी और एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। और इस शेयरिंग से जो भी एलिमेंट सिलिकॉन के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म करेगा, दोनों एलिमेंट्स म्यूचुअल बेनिफिट गेन करेंगे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंसी उसकी +-4 होगी। देन वी हैव फॉस्फोरस नंबर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर में। फर्स्ट के शेल इज कंप्लीटली फिल्ड। एल शेल इज ऑल्सो कंप्लीट विद द 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो इसका एम शेल आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 5। इसका मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 उसकी वैलेंसी होगी। बजाय इसके कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा, यानी अपने स्ट्रक्चर में गेन करेगा। और गेन करने वाले एलिमेंट्स के ऊपर क्या चार्ज आता है, माइनस। सो -3 विल बी द वैलेंसी फॉर फॉस्फोरस। देन वी हैव सल्फर
Number 16. 16 electrons are present in its structure. K shell is completely filled. L shell is also filled, whereas M shell is the valence shell of sulfur. It has 6 electrons. तो क्या करेगा सल्फर? बजाय 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. इसकी वैलेंसी होगी 2, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. और इस पर क्या चार्ज आएगा? माइनस चार्ज, बिकॉज ये किसी और एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा. देन वी हैव क्लोरीन, नंबर 17. क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 17. K shell is completely filled with the 2 electrons. L shell is also complete with the 8 electrons. M shell, the third shell, which is the valence shell of chlorine, has 7 electron. Octet configuration हासिल करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1 is the valency for chlorine, क्योंकि वो किसी और एलिमेंट से लेगा या गेन करेगा तो उसका चार्ज होगा -1 चार्ज ऑन क्लोरीन. Then we have the noble gas argon. Argon का first energy level complete with the 2 electrons. L shell is also complete with the 8 electrons, and M shell also complete with the 8 electrons. It means that the arrangement is stable, so the valency of argon is 0. There is no requirement to lose or gain electron. Then we have potassium. Number of electrons are 19. The first energy level is complete in case of the potassium. Second energy level, L is also complete. M shell is also complete. Then we are moving towards the fourth energy level, that is N. और N shell जो कि फोर्थ एनर्जी लेवल है पोटेशियम का, वो इसका वैलेंस शेल है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है. ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए उसकी डिमांड है 7 इलेक्ट्रॉन्स की. तो बजाय वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट करेगा, लूज करेगा, ताकि वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले. उसकी वैलेंसी होगी 1 और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, बिकॉज पोटेशियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विद एनी अदर एलिमेंट, इट गेट्स द चार्ज प्लस. लास्ट 20 एलिमेंट्स की सीरीज में लास्ट एलिमेंट है कैल्शियम. Number of electrons are 20 in calcium. So K shell is filled. L shell is also filled with the 8 electrons. M shell is also filled with the 8 electrons. Whereas N shell carries 2 electrons. It means that the valency of calcium is 2. वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, डोनेट करेगा या लूज कर देगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा. जब भी वो कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा उसके ऊपर चार्ज आएगा +2. सो दिस इज हाउ द 20 एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, हाउ दे गेट द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन. हमने देखा कि किस तरह लूज और गेन करके इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके एक एलिमेंट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है. Chemical bonds. As we have seen, some elements has the positive charge on them, some elements have the negative charge, and we said कि जिस एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है उसकी वैलेंसी के साथ वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जिस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आ गया है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो ना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और ना गेन करेंगे. फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके ज़रिए अपना बॉन्ड फॉर्म करेंगे. केमिकल बॉन्ड्स आर द फोर्सेस दैट होल्ड्स एटम्स टू मेक कंपाउंड और मॉलिक्यूल. जब भी कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनता है तो उस वक्त उन दो, जब मॉलिक्यूल बनता है, फॉर एग्जांपल अगर मॉलिक्यूल एलिमेंट का है तो देयर आर 2 एटम्स ऑफ सेम काइंड फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल अगर कंपाउंड का है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन एंड फॉर्मिंग अ कंपाउंड. उन्हें आपस में जोड़ने के लिए जो फोर्सेस होती हैं उन्हें केमिकल बॉन्ड कहा जाता है. देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड एंड द कोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड हम देखेंगे उन एलिमेंट्स के दरमियान बनता है, एज वी हैव सेड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके और नॉन मेटल्स उन्हें गेन करते हैं. The complete transfer of electron between the 2 elements is called ionic type of bonding. Whereas when the 2 elements sharing electrons, this type of bonding is called the covalent bonding.
कोवेलेंट बॉन्ड अमूमन नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। अब उसमें नॉन मेटल्स का मॉलिक्यूल बन रहा हो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज मेड बाय द सेम काइंड ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड टुगेदर, दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर फॉर्मिंग अ कोवेलेंट बॉन्ड। उनके दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उनको जोड़ने में, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन सेम एटम्स के दरमियान होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिमिलरली वाटर का कंपाउंड, वाटर के कंपाउंड में भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी। सो वी विल सी द एग्जाम्पल्स of these two type of bonds. First started with the example for ionic bond, formation of sodium and chloride. Sodium की, sodium number of electrons are 11, valency is +1. क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से लूज करके ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है, तो अगर वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, क्लोरीन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं देयर आर 17 इलेक्ट्रॉन्स और उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है तो ऐसे बॉन्ड को जिसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे और दूसरा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, उसे आयोनिक बॉन्डिंग कहा जाता है। तो इस तरह सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के स्ट्रक्चर को दे देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेता है। सो दिस इज हाउ बाय आयोनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। Another example of losing electron and the gain of electron, ionic bonds हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करने एक एलिमेंट के और दूसरे के गेन करने से ही फॉर्म होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं एलिमेंट मैग्नीशियम की, जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं, जिसके हिसाब से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है या लूज करता है, उस पर चार्ज आ जाता है प्लस। इसी तरह इस बार हमने जो एग्जाम्पल ली है इसमें मैग्नीशियम बॉन्डिंग कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, वैलेंस शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी और एलिमेंट से गेन करेगा, तो उस पर चार्ज आ जाता है माइनस का। सो -2 इज़ द चार्ज ऑन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ऑक्सीजन गेन्स the 2 electron which is the requirement of oxygen structure. So this is how ionic bond formed between magnesium and oxygen, because magnesium is losing 2 electrons and oxygen gains 2 electron. So the ionic bond formed between two and the compound is formed magnesium oxide. ये दोनों हमने वो एग्जाम्पल्स देखी, सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्मेशन, जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करे और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई और एलिमेंट गेन करे। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं उन्हें आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। हमने अब तक इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन करके जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं उन्हें देखा, उनकी एग्जाम्पल्स को देखा। अब हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन और सिलिकॉन के केस में और हाइड्रोजन के केस में हमने देखा था कि उनकी वैलेंसी प्लस माइनस दोनों तरह से हो सकती है, क्योंकि ये बजाय इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने के अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल हाइड्रोजन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1, वैलेंसी इज 1 बिकॉज टू कंप्लीट द डुप्लेट या हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को पहुंचने के लिए हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो उस सूरत में हाइड्रोजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है किसी दूसरे एलिमेंट से। यहाँ हम वाटर फॉर्मेशन देख रहे हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं और उसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाता है माइनस का। ऑक्सीजन क्या करता है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स जब उसके साथ कंबाइन होते हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। Both hydrogen atoms at the time shares electron with the structure of oxygen because the requirement of oxygen is 2 electron. When they share electron and both the elements and the elements which are taking part in the formation of compound getting mutual benefit, this type of bonding is called as the covalent bonding. You can see 1 electron from the hydrogen, 1 atom,
Another hydrogen atom sharing the same one electron, and oxygen requires two electrons. So by sharing with the electrons with the structure of oxygen, not only they complete their outermost shell to get the duplet structure, to get the duplet configuration, they satisfy the valency of oxygen as well. तो जब म्यूचुअल शेयरिंग और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इस तरह के बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और ये बॉन्ड ख़ास तौर पर नॉन मेटल्स के दरमियान एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल्स हैं, ये नेचर के अंदर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की सेकंड एग्जांपल हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम्स शामिल होते हैं। क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये शेल पार्शियल फिल्ड है, तो कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है। ऐसी सूरत में कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के दो एटम्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनने में हिस्सा लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट रिंग के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम मौजूद हैं, 2 एटम्स मौजूद हैं। आप डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि 2 atoms of carbon with the 2 atoms of one oxygen atom, 2 atoms of carbon with the 2 atoms of another oxygen atom, they are sharing electrons. So this is how carbon gets 8 electrons in the outermost shell by this bonding, whereas each oxygen fulfills its requirement of 2 electron, and the mutual benefit shared by each partner in this partnership, in this type of bonding, which exists only among the non-metals, and this type of bonding is called as covalent bonding. हायर क्लासेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो है एनर्जी लेवल्स का अकॉर्डिंग टू द सब शेल्स फिल होना। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग का एक दूसरा मेथड देखेंगे। Energy levels are of 4 types. Number 1 K shell, number 2 L shell, number 3 M shell, number 4 N shell. K shell के अपने K shell के भी सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू द एकोमोडेशन फिल किया जाता है। K shell मेजर या बिग एनर्जी लेवल है, इसके सब शेल का नाम है S shell, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की गुंजाइश या एकोमोडेशन होती है। एल शेल के 2 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक का नाम एस और दूसरे का पी होता है। एस शेल जब भी आएगा उसके अंदर एकोमोडेशन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जबकि पी शेल सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। एम एनर्जी लेवल के 3 सब शेल्स होते हैं, एस पी एंड डी। एस कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल कैरीज 6 इलेक्ट्रॉन and D subshell carries 10 electrons. इसी तरह N एनर्जी लेवल के 4 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनके नाम होते हैं S P D F. S सब एनर्जी लेवल हमेशा अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता है, P सब एनर्जी लेवल के अंदर हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करते हैं, D सब एनर्जी लेवल के अंदर हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं, और F सब एनर्जी लेवल में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस तरह आप देखें तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं, L शेल में 8, M में 18 और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग या किस मेथड के ज़रिए हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं वो हम देखते हैं। जब भी किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है तो सबसे पहले K शेल फिल होता है, और K शेल को हम डिनोट करते हैं क्योंकि वो पहला एनर्जी लेवल है, हम उसके लिए 1 लिखते हैं। उसके सब शेल है S, देयर इज़ ओनली 1 सब शेल S जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट विल बी स्टार्टेड विद 1s2। 1 मीन्स K, S उसका सब शेल है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2। सो फर्स्ट व्हेन वी विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन according to the SPDF method, first energy level will be filled 1s2.
नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन। जैसा कि एरो हमें बता रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट यानी के शेल के एस सब शेल को फिल करना है, जिसकी रिक्वायरमेंट या जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अकोमोडेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। हाइड्रोजन के एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1। टू गेट द हीलियम और नोबल गैस अरेंजमेंट इसकी रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन की। इसका मतलब है कि उसका एस सब शेल कंप्लीट हो जाएगा अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, यानी कि बजाय इलेक्ट्रॉन 1 अपना लूज या गेन करने के, हाइड्रोजन अपने से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है +-1। हीलियम 1s2, 1 स्टैंड्स फॉर के एनर्जी लेवल और s उसका सब शेल है। हीलियम के केस में उसका सब शेल कंप्लीटली फिल है, उसकी वैलेंसी हो जाती है 0। 1s2 अकॉर्डिंग टू द रूल इस पहले 1s2 शेल फिल किया जाता है। देन वी हैव lithium. There are 3 electrons in the lithium structure. How it is filled? 1s2 सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल कंप्लीट होगा, देन जंप्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द सेकंड एनर्जी लेवल विच इज स्टार्टेड विद 2s2। लेकिन क्योंकि लिथियम के पास s सब शेल के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो लिथियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन को रीच करता है, डुप्लेट रीच करता है। तो इस तरह लिथियम की वैलेंसी हो गई +1। देन वी हैव बेरिलियम। इसे फिल करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी लेवल फिल होगा 1s2, देन वी विल फिल 2s और इसके s शेल के अंदर सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के पास 4 हैं। अब बेरिलियम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा तो वैलेंसी हो जाएगी +2। बोरोन नंबर 5, 1s2 first energy level is complete. Second energy level which is comprising of 2 subshells 2s2 and 2p6। 2s2 भी इसका completely filled है, लेकिन 2p जो 6 होना चाहिए वहाँ पर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यह है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि p शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो p6 हो जाएगा। तो बजाय इसके कि वो 5 इलेक्ट्रॉन्स डिमांड करे, वो अपने सेकंड शेल को एम्प्टी कर देता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसीलिए बोरोन के ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। देन वी हैव नंबर 6 कार्बन। कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। पहले उसका फर्स्ट एनर्जी लेवल फिल होगा 1s2, 1 का मतलब K होता है और S उसका सब एनर्जी लेवल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की एकोमोडेशन है। देन जंप्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट एनर्जी लेवल और नेक्स्ट एनर्जी लेवल के सब लेवल्स 2 हैं, S और P, जो एक साथ फिल होते हैं और इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। कार्बन के केस में 2s2 और 2p2 है। अब P को कंप्लीट होने के लिए मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तब जाके 2s2 और 2p6 मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बजाय इसके कि कार्बन अपने 2s2 और 2p2 को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा या अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इसका शेल पार्शियल फिल्ड है। इस तरह कार्बन की वैलेंसी +-4 हो जाती है। Then we have the structure of nitrogen. How nitrogen is filled according to this electronic configuration? The first shell is complete 1s2, the second shell is complete 2s2, and the third and the second sub energy level carries 2p3. 2p3 का मतलब ये है कि 2p को कंप्लीट करने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन। तो बजाय वो अपना sp सेकेंड sp शेल एम्प्टी करे, वो क्या करता है, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन्स मांगता है या फिर वो क्या करता है, गेन करता है, तो उसकी वैलेंसी हो जाती है -3। इस तरह उसका सब एनर्जी लेवल फिल हो जाएगा जो कि 2p6 हुआ होता है और इसका 2p3 है, वो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो इट गेट्स द octet configuration and according to the octet configuration 2s2 2p must be 6. Then we have oxygen, 8 number of electrons हैं, 1s2 is completely filled, 2s2 is completely filled, 2p has 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि p सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 होती है। बजाय इसके कि वो अपना 2s2 और 2p4 किसी को दे जो कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और नंबर ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है, वो क्या करेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करके वो अपना 2p6 पूरा कर देगा।
इस तरह ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी -2, क्योंकि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपने स्ट्रक्चर में। देन फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9 होते हैं। 1s2 शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड, 2s2 is filled but 2p is 5 rather than instead of 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक इलेक्ट्रॉन उसकी रिक्वायरमेंट है ताकि उसका 2p 6 स्ट्रक्चर अचीव कर ले। तो बजाय इसके वो अपना 2s2 और 2p 5 किसी को दे, जो टोटल नंबर 7 बनता है, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा और 2p 6 कंप्लीट होगा। तो आप देखेंगे सेकंड शेल 2s2 और 2p 6 अचीव करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर ऑक्टेट कंडीशन में आ जाएगा। Then we comes to neon. Neon has 2 electrons in its first shell, K shell. Second shell, which is called the L shell, comprising of 2 subshell, S and P. And you can see both together gets the complete configuration. 2s2 carries the 2 electron in case of neon, and 2p6 also carries the 6 electron in case of the neon. The second shell is also complete. So the valency of neon is 0. 1s2 completely filled है, 2s2 भी completely filled है और 2p6 भी completely filled है, क्योंकि 2s और 2p मिलाकर अगर आप इलेक्ट्रॉन्स देखें सब एनर्जी लेवल्स के तो ये टोटल नंबर 8 बनता है और नियॉन के ये तमाम लेवल्स कंप्लीट हैं। सो द वैलेंसी ऑफ नियॉन इज 0। नाउ वी हैव नंबर 11 सोडियम। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 11। आप उस रूल को याद रखिए कि जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले 1s फिल होता है, देन 2s, फिर उसके बाद 2p की टर्न आती है तो हमारा सेकंड शेल कंप्लीट हो जाता है। देन इलेक्ट्रॉन जंप्स इन द 3s के फ़ौरन बाद 3p फिल किया जाता है और 3p के बाद 4s की टर्न आती है। हम 11 को देखते हैं, सोडियम का स्ट्रक्चर। हम इसको फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे K के लिए 1 और उसके सब एनर्जी लेवल का नाम है S, जिसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम सेकंड एनर्जी लेवल L की तरफ जाएंगे, जिसके सब शेल SP हैं, जो कि दोनों मिलाकर 8 बनाते हैं। 2s2 भी सोडियम का कम्प्लीटली फिल है, 2p6 भी कम्प्लीटली फिल है। इसके बाद उसका 11वां इलेक्ट्रॉन अगले थर्ड एनर्जी लेवल में जाएगा, विच इज़ M शेल, और M शेल में उसके पास उसके सब एनर्जी लेवल में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब बजाय इसके कि वो ये 3s2 और 3p6 को पूरा करके 8 पूरे करे, वो क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, उसके ऊपर +1 वैलेंसी आ जाएगी और ये 3s1 को लूज़ करके आप देखें उसके पास ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2s2 और 2p6 के साथ। देन वी कम्स टू मैग्नीशियम। उसका 1s2 शेल फिल है, 2s2 फिल है, 2p6 फिल है। 3s थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जबकि s और p एक साथ फिल होते हैं। बजाय इसके कि 3s2 और 3p6 कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके और 2s2 2p6 के ज़रिए ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। देन वी मूव्स टू 13 एल्युमिनियम। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज फिल्ड, second energy level comprising of sp is completely filled. Third energy level, that is M shell, S subshell has 2 electrons, whereas इसके p के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप बेटे गौर करें तो थर्ड एनर्जी लेवल 3s2 और 3p6 के साथ कंप्लीट होता है, यानी वही बात आ गई ऑक्टेट की। तो यहाँ पर एल्युमिनियम की रिक्वायरमेंट है इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की। तो बजाय इसके कि वो अपने p सब शेल को फिल करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन किसी से ले, वो अपने थर्ड एनर्जी लेवल को एम्प्टी कर देगा, यानी 3s2 और 3p1 को किसी को दे देगा। तो इसके ऊपर चार्ज आएगा +3, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और फिर पीछे आप देखें तो 2s2 2p6 से वो ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर रहा है। देन वी मूव्स टू द सिलिकॉन। सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में 1s2 इज फिल्ड, 2s2 इज फिल्ड, 2p6 is filled, 3s2 is filled, 3p is 2। 3p के अंदर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अभी उसके p को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ये वही केस है कार्बन की तरह, पार्शियल फिल्ड। बजाय ये अपने 3s2 और 3p2 को किसी को दे दे या किसी से 3s2 और 3p2 कंप्लीट कर ले, ये क्या करता है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है जब किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो इसकी वैलेंसी +-4 हो जाती है। देन वी हैव फॉस्फोरस। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज कंप्लीट, सेकंड एनर्जी लेवल 2s2 2p6 इज कंप्लीट,
थर्ड एनर्जी लेवल 3s2 एंड 3p3। यहाँ p में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फॉस्फोरस के पास 3 है, अगर वो अपना थर्ड एनर्जी लेवल खाली कर दे, s2 और p3 थर्ड एनर्जी लेवल के खाली करे, तो 5 इलेक्ट्रॉन उसे लूज़ करने पड़ते हैं। बजाय इसके कि वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, वो किसी एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना थर्ड एनर्जी लेवल का p सब शेल कंप्लीट करके ऑक्टेट हासिल करता है, यानी 3s2 और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 3p6। इस तरह फॉस्फोरस पर चार्ज आता है -3 क्योंकि वो किसी और एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। नंबर 16 दैट इज सल्फर। सल्फर के 16 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह फिल करेंगे? सबसे पहले 1s2 फिल होगा, इसके बाद सेकंड एनर्जी लेवल L के दोनों सब शेल फिल होंगे 2s2 2p6। इसके बाद हम थर्ड एनर्जी लेवल में जंप करेंगे, उसका 3s2 और 3p6 जो है वो फिल करेंगे। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3s2 फिल है, मगर 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और इस p को कंप्लीट करने के लिए सल्फर की रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो बजाय वो अपना थर्ड एनर्जी ले, वो किसी एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्योंकि वो किसी और से गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा -2। इस तरह उसका 3s2 3p6 कंप्लीट हो जाएगा। देन क्लोरीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन और p की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी वैलेंसी होगी -1। Then we have argon, a noble gas. You can see clearly from its configuration, it is stable, or according to the octet rule, the most stable arrangement of electron is here. 1s2, 2 electrons are completely filled. Second shell with the 8 electrons, 2s2, 2p6 is completely filled. Third shell with 3s2 and 3p6 is also complete. So it is a stable arrangement and the valency for the argon is 0. Then we have potassium. Number of electrons are 19. फिल करने का तरीका, सबसे पहले 1s2 शेल फिल होगा, then 2s2, फिर 2p6, इस तरह सेकंड शेल कंप्लीट हो गया। देन इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे थर्ड एनर्जी लेवल में, जिसमें सबसे पहले 3s2 फिल होगा और सब एनर्जी लेवल 3p6 फिल होगा। पोटेशियम के केस में 3s2 और 3p6 कंप्लीट हो गए और अकॉर्डिंग टू द रूल जब 3p6 कंप्लीट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं फोर्थ एनर्जी लेवल में, और फोर्थ एनर्जी लेवल के s में भी गुंजाइश 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, जबकि पोटेशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बजाय इसके कि वो मज़ीद आगे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी से ले, वो अपने इस फोर्थ एनर्जी लेवल को खाली करके 3s2 और 3p6 की मदद से ऑक्टेट कॉम्पोजिशन या ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। और क्योंकि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो पोटेशियम के ऊपर चार्ज आ जाता है +1। कैल्शियम वैलेंसी +2 होती है। 1s2 शेल इज फिल्ड, 2s2 2p6 की वजह से सेकंड शेल भी फिल है, 3s2 और 3p6 की वजह से ये ऑक्टेट भी कंप्लीट है। लेकिन क्योंकि फोर्थ एनर्जी लेवल में उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बजाय इसके कि वो आगे sp कंप्लीट करके और अपने ऑक्टेट को हासिल करने के लिए यहाँ पर मज़ीद 6 इलेक्ट्रॉन्स डिमांड करे, वो क्या करता है? अपने फोर्थ एनर्जी लेवल को खाली कर देता है और अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी और एलिमेंट को दे देता है, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +2 और इस तरह वो 3s2 और 3p6 की वजह से ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हासिल करता है। इस तरह स्टूडेंट्स आपने 2 मेथड्स देखे इलेक्ट्रॉन फिलिंग के, हाउ टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, जो कि आप बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और सेकंड मेथड जो था एनर्जी लेवल और सब एनर्जी लेवल, उसकी भी एक थोड़ी सी गाइडलाइन मैंने आपको दी और बताया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेजर एनर्जी लेवल और उनके सब एनर्जी लेवल्स में फिल होते हैं। आपके लिए आसानी ये है कि आप ऑक्टेट रूल के थ्रू 20 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने पास लिखेंगे, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। इसके लिए आपको करना क्या होगा? यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ 20 एलिमेंट्स इन योर जर्नल, इन योर साइंस जर्नल।
और उन 20 स्ट्रक्चर्स को जब आप ड्रॉ करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल KLMN शेल्स में उनके इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में 8 और N में भी 8। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे उस टेबल के अंदर कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, L में कितने आ गए, और अकॉर्डिंग टू दैट उन एलिमेंट्स की क्या वैलेंसी आई, यानी उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उनकी वैलेंसी लिखेंगे और इस तरह ये टेबल अपने जर्नल के अंदर कंप्लीट करेंगे। टुडेज लेसन रिव्यू। आई होप स्टूडेंट आपका वैलेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको वैलेंसी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ऑक्टेट रूल क्या होता है। We have discussed today, as well as we have discussed the electronic configuration, how electrons are filled in different energy levels. एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं आपसे बता दूं कि आज का जो लेक्चर है ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद ये टॉपिक नहीं है, और हमने इस टॉपिक को इसलिए डिटेल से स्टडी किया है क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, और इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब करेंगे तो हम खुद डिफरेंट किस्म की रिएक्शंस जो हैं वो फिल करेंगे, रिएक्शंस खुद से परफॉर्म करेंगे, यानी कि उनके इक्वेशंस लिखेंगे, उनके कंपाउंड्स के नेम्स खुद से लिखेंगे। तो जब हमें वो रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे या उन रिएक्शंस की टाइप को स्टडी करना पड़ेगा, हमारा वैलेंसी का, रेडिकल का, केमिकल कंपाउंड नेमिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम वो रिएक्शंस बड़े आराम से लिख सकेंगे, हम उनकी इक्वेशंस लिख सकेंगे, कंपाउंड्स के नेम्स लिख सकेंगे। तो रिमेंबर द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ नॉट इन योर बुक, these lectures, this one and the upcoming lecture in which I will discuss the radicals and how to give the compounds chemical name. ये lectures आपके लिए बहुत important हैं और ये आपको chemical reactions के chapter को समझने में और उससे उसके अंदर मौजूद रिएक्शंस को करने में बहुत हेल्प आउट करेंगे। सो आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया भी होगा और आप इसको बार बार देखेंगे। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट डाउन एलिमेंट्स नेम, देयर सिंबल, इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको करना ये है कि 20 एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर इस लेसन में, इस लेक्चर में मैंने 20 एलिमेंट्स की सीरीज़ का एक टेबल भी आपसे शेयर किया है, उसकी मदद से आप एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे, उनके सिंबल्स लिखेंगे, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये मेंशन करेंगे और उनकी वैलेंसीज शो करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। उसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो उसके न्यूक्लियस में आप उसका सिंबल शो करेंगे और उसके रिंग्स या ऑर्बिट्स ड्रॉ करेंगे। इस तरह आप 20 एलिमेंट्स अपने जर्नल में, अपने साइंस की रजिस्टर में ड्रॉ करेंगे और उनके डिटेल्स का टेबल बनाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। Its electronic configuration is 286 and 2881. आपको एलिमेंट्स की वैलेंसी कैलकुलेट करनी है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल गिवन है। ऑक्टेट रूल याद है ना, जिसमें हमने ये देखा था कि फर्स्ट एनर्जी लेवल हैज़ द 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड हैज़ द 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड हैज़ द 8 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 6 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी ये आपने बताना है। अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 1 है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी ये आपने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द ऑक्टेट रूल। थर्ड क्वेश्चन इज फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, 10, 15, 17 एंड 20। ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हुए आपको 5 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दिए गए। आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें कि कितने, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाय फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल। सो दिस इज हाउ आवर टुडेज लेक्चर इज ओवर। You have any queries you can discuss in your respective WhatsApp group. See you inshallah in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.